नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। हर शाम 5 बजे की तरह आज फिर हम लोग हाजिर हैं अपने विचार लेके एक हाल की समाचार पे। तो आप जब सितंबर के आखिरी सप्ताह में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, क्योंकि दुनिया के सभी देश के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी वहाँ के हर देश का जो प्रमुख है, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क या अमेरिका में जाता है और जाती हैं। तो हमारे मोदी जी भी गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक समाचार में पढ़ रहा था, वहाँ उन्होंने कहा कि जो विदेशी कोविड वैक्सीन कंपनियां हैं उनको उन्होंने आमंत्रित किया कि आप भी आइए और भारत में वैक्सीन बनाइए, मेक इन इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं हो, क्योंकि वो मेड इन इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया भी उनका एक ज़रूरी कार्यक्रम रहा है। और लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे कहनी है कि हम लोग को जहाँ पर एक तरफ बिल्कुल वैक्सीन का निर्माण ज़्यादा होना चाहिए, नई नई और कंपनियाँ आएँ, भारतीय वैक्सीन जैसे कोवैक्सीन वो अन्य देशों में बने, क्योंकि भारत सरकार के पास उसका पेटेंट आदि ये सब कुछ है, तो वो उसको खोल दे कि कोई भी बना सके, जिससे कि जीवन रक्षा हो सके। क्योंकि सिर्फ भारत में वैक्सीनेशन कर लेने से कोविड ख़त्म नहीं होगा, पूरी दुनिया में सब देशों में वैक्सीनेशन करना है। तो ज़रूर वैक्सीन और उसी तरह से अन्य रोगों में दवाइयाँ और वैक्सीन आदि सभी जगह सभी बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। लेकिन जो नई तकनीक, नई स्वास्थ्य तकनीक जो हम लोग लेके आते हैं, जो काफ़ी सालों के या काफ़ी परिश्रम के वैज्ञानिक परिश्रम के उसकी प्रक्रिया के बाद निकलती है, जो काफ़ी पैसा लगा होता है, काफ़ी मेहनत लगी होती है हमारे वैज्ञानिकों की। तो वैज्ञानिक जिसको उपलब्धि कहा जाता है, जैसे कि वैक्सीन, जैसे कि कोविड की वैक्सीन, उसको जनता तक पहुंचने में क्यों इतनी देरी होती है। तो उदाहरण के तौर पे ज़ाइकोव-डी, जो जाइडस कैडिला और भारत सरकार की अनेकों संस्थाओं ने मिल के इसको बनाया है। ज़ाइकोव-डी भारत की पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। भारत की नहीं, दुनिया की वो पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है जो भारत में निर्मित होगी। अब बताइए, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया और अब अक्टूबर आ गया, और अक्टूबर में भी अभी संभावना अभी तक मुझे नहीं मालूम है, मेरी जानकारी में नहीं है कि ज़ाइकोव-डी कब बाज़ार में आएगी, कितने रुपए की आएगी, फ्री में मिलेगी सरकारी टीकाकरण में कोविड के या नहीं, क्यों 2-3 महीने का विलम्ब है। भाई ये जो प्रक्रियाएं हैं, जब वैज्ञानिक शोध हो चुका है, जो भी ये सब प्रक्रियाएं हैं, जो वैज्ञानिक उपलब्धि और जन स्वास्थ्य में प्रभाव लाने के बीच के में जितने भी कदम हैं, जो ज़रूरी कदम हैं, महत्व के कदम हैं, उदाहरण के तौर पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन और जो अन्य कागज़ पत्तर लगते होंगे, उस फिर निर्माण होता होगा फैक्ट्री में आदि, ये सब फिर ये सब तय होता होगा कितने रुपए की, और ये सब जो भी हैं चीज़ें, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कोई निर्माण नहीं किया है किसी चीज़ का। तो लेकिन जो भी कदम हैं वो सब पहले से क्यों नहीं सुलझे हैं कि जिससे कम से कम कोई भी अनावश्यक विलम्ब ना हो, क्योंकि जीवन रक्षा की बात है यहाँ पे। एक तरफ टीकाकरण उत्तर प्रदेश में अभी जैसे सितंबर माह में टीकाकरण काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप जनसंख्या का परसेंटेज देखेंगे कितने लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, तो शायद 12-13% सितंबर में तक शायद पूरा जिनको पूरा टीकाकरण हो चुका था, उसकी संख्या शायद 12-13% है। जबकि भारत का जो औसत पूरा टीकाकरण कराए हुए लोगों की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश से दुगनी है, और केरल में और भी ज़्यादा है। तो जो अच्छी बात है, क्योंकि पूरा टीकाकरण कराए हुए की संख्या तो आबादी का 80% हो जानी चाहिए। सिंगापुर में है, चिली में है, उरुग्वाई में है, अन्य देशों में भी है, फ्रांस में है। तो और कई अमीर देशों में तो 50, 60, 70% आबादी का टीकाकरण हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा वास्तविक रहें, हम लोग ये देखें कि क्यों हमारे यहाँ पर, तो जो उत्तर प्रदेश में जो टीकाकरण की कम था, तो उसमें एक समाचार में द पॉइनियर में लिखा हुआ था कि सितंबर माह में 2021 में कि
वो सज्जन कह रहे हैं अधिकारी की पत्रकार से कि वो इसलिए कम हुआ क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई कम थी। वो जितनी वैक्सीन मिली उतनी उन्होंने लगवाई है। तो अब आप खुद ही बता दीजिए कि तो वैक्सीन इसका मतलब कम है, जितनी उनकी खपत वो ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं वैक्सीन का, ज़्यादा टीकाकरण कर सकते हैं अगर ज़्यादा वैक्सीन मिली होती तो। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि वैक्सीन ज़्यादा अगर हो सरकारों के पास, भारत सरकार और देश के अन्य और दुनिया की अन्य सरकारों के पास भी, तो हो सकता है टीकाकरण ज़्यादा हो। तो क्यों देरी से हो रहा है टीकाकरण? तो क्यों नहीं ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से तय कर लेते हैं? उसी तरह से स्पुतनिक देखिए, स्पुतनिक जो रसा की वैक्सीन है रूस की, वो लॉन्च हुई, लेकिन अगर आप उसके डिटेल्स में देखिए तो 0.4% जो कुल टीकाकरण भारत में हुआ है उसका शायद 0.4, अगर मैं सही मुझे याद है तो 0.4% स्पुतनिक का हुआ है, और शायद 9.6% कोवैक्सीन है अगर मुझे सही याद है, और 90% से या उससे ऊपर कोविशील्ड है। भारत में ये 3 वैक्सीन ही लग रही हैं, जबकि अनुमति 6 को मिली है। बताइए, 6 वैक्सीन्स को भारत में, कोविड वैक्सीन्स को अनुमति मिली हुई है, लेकिन लग रही हैं सिर्फ 3। तो बाकी लोग क्यों नहीं लग रहे हैं? क्या हो गया? कहाँ पर अटका हुआ है मामला? उसको ज़रा गंभीरता से हम लोग उसको समय रहते उसे सुलझाएं। और ये पहले भी रहा है, कोविड में तो कम देखने को मिल रहा है क्योंकि इतना शायद सरकार के ऊपर प्रेशर है कि वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में, शायद ऐतिहासिक है कि बीमारी दिसंबर 2019 में रिपोर्ट होती है और उसकी वैक्सीन भी आ जाती है, 1 साल में लगनी भी शुरू हो जाती है, और दुनिया के सभी देश, अधिकांश देशों में लग रही है। भले ही कुछ जगह 80% से ऊपर आबादी को लग चुकी, भारत जैसे देशों में 20% से ऊपर आबादी को लग चुकी, लेकिन अफ्रीका, मोटा अगर आप देखेंगे जो दुनिया में कुल टीकाकरण हुआ है कोविड का, उसका 80% अमीर देशों में हुआ है, लेकिन गरीब से गरीब देशों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1% टीकाकरण हुआ है, कुल टीकाकरण। तो ये गैर बराबरी है, जबकि हम और आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया की आबादी का 80%, 70-80% टीकाकरण हो जाएगा तो शायद हर्ड इम्यूनिटी या सामुदायिक प्रतिरोधकता उत्पन्न हो और कोविड की महामारी पर विराम लगे। ऐसी उम्मीद है वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की। तो कोविड में तो हमने देखा कि देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप और रोगों से देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि सालों की देरी होती है। उदाहरण के तौर पे जो परिवार नियोजन के लिए, अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए, HIV और अन्य यौन संक्रमण को रोकने के लिए जो साधन चाहिए हमारे महिला और पुरुषों को, और हिजड़ा और ट्रांसजेंडर और अन्य लैंगिक और यौनिक पहचान वाले लोगों को, उनको वो साधन ही नहीं मिलते। तो आप ऑफिशियल आंकड़े में देखेंगे कि अनमेट नीड ऑफ कंट्रासेप्शन है, कि गर्भ रोकने के लिए गर्भ निरोधक जो नहीं मिल पाए लोगों को, उनकी संख्या क्या थी हर प्रदेश में, वो भी आपको मिलेगा। जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय परिवार कल्याण जो सर्वे होता है उसका आप आंकड़ा देखिए, उसमें आपको अनमेट नीड ऑफ कंट्रासेप्शन भी दिखाई देगा। तो लेकिन फीमेल कॉन्डोम जो 20 साल से हमारे यहाँ सरकार में लॉन्च हुआ है, वो आज तक महिलाओं तक नहीं पहुँचा। क्यों? मेल कॉन्डोम को सरकार इतना प्रमोट करती है, फ्री में वितरित करती है, जो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन मेल कॉन्डोम का आप उपयोग देखिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी हर प्रदेश में मेल कॉन्डोम का जो उपयोग है वो बहुत ही नगण्य है। सबसे ज़्यादा गर्भ निरोधक तरीका महिला का ऑपरेशन है, गर्भ निरोधक, और पुरुष वाला जो ऑपरेशन है वो 0% है या 1% से भी कम है या बहुत कम। हर प्रदेश का अलग है, लेकिन अधिकांश में आप देखेंगे तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति। तो मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि फीमेल कॉन्डोम 20 साल से क्यों नहीं फिर महिलाओं तक पहुँचाया गया, जिससे महिलाएं
सशक्त हों, वो अपना निर्णय खुद ले सकें कि उनको गर्भ चाहिए या नहीं चाहिए, उन्हें कब कॉन्डोम इस्तेमाल करना है या नहीं। वो पुरुष पार्टनर के ऊपर नहीं निर्भर हैं कि पुरुष चाहेगा तो मेल कॉन्डोम का इस्तेमाल होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं इस्तेमाल होगा, और महिला उसका असर झेलेगी। और कई बार महिला नेगोशिएट भी नहीं कर सकती है मेल पार्टनर के साथ। हमारे यहाँ पितरात्मक ऐसी व्यवस्था है। लेकिन जो महिलाओं वाले जो साधन है वो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं महिलाओं तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। और जबकि फीमेल कॉन्डोम वैज्ञानिकों ने अमेरिकी FDA से कब पारित कराया था? 1993 में। तो 1993 से पारित है, ये 2021 हो गई है। इतने साल के बाद भी लगभग 30 साल होने जा रहे हैं, 28 साल हो गए, और हमारे पास अब आज तक महिलाओं के पास फीमेल कॉन्डोम नहीं पहुंचा। आप कोई भी दवाएं देख लें, कोई भी आप डायग्नोस्टिक्स या जांच की चीज़ देख लें, वैक्सीन आदि देख लें, इतना विलंब क्यों होता है कि वैज्ञानिक उपलब्धि को जन स्वास्थ्य उपलब्धि बनने में। जब हम कोविड में ये समय कम कर सकते हैं कि नया संक्रमण आया और वैक्सीन साल भर में बन गई और दुनिया भर दूसरे साल में वो लगनी शुरू हो गई, और वो अमीर देशों में तो कम से कम 80% की 70% काफ़ी बड़ी मात्रा में जनसंख्या को लग चुकी है। तो ये हम और लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकते, और इससे बेहतर करके क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है सोचने के लिए। इसी बात के साथ और इसी विचार के साथ, इन्हीं प्रश्नों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हम लोग जो वैज्ञानिक शोध है उसको जन स्वास्थ्य उपलब्धि में परिवर्तित करने में देरी नहीं करेंगे, कोई भी अनावश्यक विलंब नहीं करेंगे। ये आज का CNS दृष्टिकोण हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, और आपसे फिर मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, और सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।